नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। आपके आईटीआई के प्रैक्टिकल होने हैं अभी जुलाई 2025 में और सेकेंड ईयर वालों के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको टॉप 3 प्रैक्टिकल बताने वाले हैं। बिल्कुल आप ये ओरिजिनल पेपर देख रहे हैं जो कि पिछले साल हुआ था और अपने आईटीआई में पिछले साल के प्रैक्टिकल में से भी कुछ एक प्रैक्टिकल रिपीट होने की पूरी संभावना रहती है। यानी अगर समय साथ देता है तो इस पेपर में से 2 या 3 क्वेश्चन है, टोटल 3 क्वेश्चन है, इनमें से 2 या 1 आपके पेपर में इस बार प्रैक्टिकल के रूप में पूछा जा सकता है। तो इन तीनों प्रैक्टिकल को खास तौर से आप तैयार जरूर करें। साथ ही हमें एक ऐसी हिंट मिल जाती है जिससे ये पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्हीं टॉपिक से घूम करके इस बार भी आपसे प्रैक्टिकल पूछा जा सकता है। खैर, वैसे हमारे पास इसके 2 और भी पेपर है तो टोटल आपको 3 वीडियो सेकंड ईयर के टॉप प्रैक्टिकल पर प्रोवाइड करवाएंगे। अब चाहता मैं तो आपको एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन बता देता, लेकिन केवल क्वेश्चन नहीं, हम आपको प्रैक्टिकल की विधि और उसका सर्किट डायग्राम भी साथ ही में बताने वाले हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पहला प्रैक्टिकल है जो कि आपकी बुक में भी नहीं है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे ये आपके लिए बड़ा है। वीडियो को अभी से कर दीजिएगा लाइक, बिना लाइक के नहीं देखना है, प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। इतनी मेहनत के पीछे हल्का सा एक लाइक मांगते हैं तो जरूर बिना लाइक किए नहीं छोड़ेंगे क्लास को और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि जब आपको सीबीटी एग्जाम के कंटेंट मिलते हैं तो उनका नोटिफिकेशन ही नहीं मिलता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं है इसलिए वो क्लास आगे नहीं आती है। अभी आपको वन शॉट मैराथन 75 क्वेश्चन के मॉडल सेट हल करवाएंगे सीबीटी एग्जाम तक कंटिन्यू, तो उनको भी देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। आइए डिटेल देता हूं आपको। बाकी किसी इंफॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि किसी भी तरह का कभी भी कोई अपडेट आया तो वो सब आपको टेलीग्राम पर ही सूचना मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो ये पिछले साल का है, एनसीवीटी 2024 जिसमें लिखा हुआ है, और एनसीवीटी एग्जामिनेशन है, एनुअल एग्जामिनेशन है, वार्षिक परीक्षा जिसको अपन बोलते हैं, कोई बेक सप्लीमेंट्री वो नहीं है। सेकेंड ईयर वालों के लिए जो 2 साल की ट्रेड होती है जिनकी, उनके लिए। इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड प्रैक्टिकल का है, ये 8 घंटे समय मिलता है, 250 नंबर का है। वैसे 8 घंटे कुछ नहीं होता, 3 दिन मिलते हैं आपको। इस पर मैं डिटेल से वीडियो दे चुका हूँ, प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखें, एग्जामिनर को वाइवा कैसे देना है, जॉब अगर बनानी पड़ जाए तो क्या क्या सावधानियां रखें, तो वो वीडियो जरूर देखना। लिखना आईटीआई प्रैक्टिकल एग्जाम वीके नॉलेज, यूट्यूब पर सर्च करना, वीडियो आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां उस वीडियो में दी है, 90% से ऊपर स्कोर देगा एग्जामिनर आपको, अगर वो नियम आप फॉलो करते हैं तो उसको फॉलो करना, वीडियो जरूर देखना। इसमें है ना 3 ही लगभग क्वेश्चन आते हैं और तीनों करने जरूरी होते हैं, वो मैं बता चुका हूँ कैसे कॉपी लिखनी है, क्या क्या चीज लिखनी है। अपने देखो 3 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कौन कौन से हैं। सबसे पहला एक प्रैक्टिकल है, परफॉर्म नो लोड एंड लोड टेस्ट ऑन डीसी शंट जनरेटर टू डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। डीसी शंट जनरेटर के अभिलक्षण, जैसे चुंबकीय विशेषता, ओपन सर्किट विशेषता, लोड विशेषता, ये तीनों डायग्राम जब आपको बनाने पड़ेंगे तो आप इनको कैसे बनाएंगे, लोड और नो लोड पर। यानी नो लोड पर आपका जैसे ओपन सर्किट विशेषता नो लोड पर हो गई, मैग्नेटिक विशेषता लोड पर हो गई, और उसके बाद में लोड विशेषता आ जाएगी, वो लोड पर आ जाएगी। टोटल शंट जनरेटर में 3 डायग्राम बनते हैं विशेषता वक्र वाला, कि जी लोड बढ़ने पर वोल्टेज घटती है थोड़े, है ना, बाद में वो ड्रूपिंग वाली विशेषता आ गई, वो डायग्राम बना करके आपको दिखाना है। क्या करना है मैं पूरा बताऊंगा। खैर, सेकंड प्रैक्टिकल, मेक कनेक्शन फॉर सिंक्रोनस मोटर टू प्लॉट वी कर्व। सिंक्रोनस मोटर में वी कर्व और एंटी वी कर्व बनता है। वी कर्व बनाना है, डिफरेंट एक्साइटेशन एंड लोड कंडीशन। सिंक्रोनस मोटर की एक्साइटेशन 3 तरह की होती है, अंडर एक्साइटेशन, लेवल एक्साइटेशन और ओवर एक्साइटेशन। इसी के अकॉर्डिंग मोटर में ईएमएफ का मान बदलता है, रोटरी ईएमएफ जिसको बोल सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग मोटर का पावर फैक्टर बदलता है। सिंक्रोनस मोटर यूनिटी, लैगिंग, लीडिंग, तीनों पावर फैक्टर पे काम कर सकती है ना, वो इसकी एक्साइटेशन बदलने से होता है। तो इसका हमें एक प्रैक्टिकल करना है, मैं बताऊंगा पूरी डिटेल से। तीसरा क्या कह रहा है, टेस्ट द पीएन जंक्शन डायोड यूजिंग मल्टीमीटर। पीएन जंक्शन डायोड को टेस्ट करना है मल्टीमीटर से। फॉरवर्ड में कम रेजिस्टेंस, रिवर्स में ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए, डायोड गुड कंडीशन में है। एंड मेक ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट विद डायोड ऑन पीसीबी। पीसीबी पर ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है तो 4 डायोड जोड़ देंगे, ये हो जाएगा पहला प्रैक्टिकल। मैं बताऊंगा तरीका। स्पेसिफाई वेदर अबव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट इज कंप्लीटेड। क्या ऊपर आपके द्वारा बनाया गया ब्रिज सर्किट कंप्लीटेड है, कंप्लीट है, यस और नो आंसर देना है। इफ नॉट, यदि नहीं है, मेंशन द नेम विद रेटिंग ऑफ मिसिंग एलिमेंट। लेकिन यह ध्यान से सुनना, मेरा सुझाव है
कि अगर वो आपसे ये पूछे कि क्या आपका सर्किट कंप्लीट है तो आपको यस लिखना है, नो नहीं लिखना है। बताओ क्यों? भाई वो हमें कह रहा है कि आप ब्रिज रेक्टिफायर बनाइए, तो हम प्रॉपर बनाएंगे ना, अधूरा क्यों छोड़ेंगे बताओ? अगर हमने अधूरा छोड़ दिया तो हमारा ये जो ए ऑप्शन है ना, ये हाथ से गया। गलती मत करना। वो थोड़ी सी हमें हिंट दे रहे हैं कि यदि हाँ आपसे सर्किट अधूरा रह गया, यदि सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो बताओ कौन सा पार्ट मिस है। तो हम क्यों मिस करेंगे पार्ट? हमें उसने 4 डायोड दे दिए और एक कंप्लीट ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए कहा है, तो हम एक कंप्लीट सर्किट बनाएंगे जिसमें इनपुट एसी और आउटपुट डीसी मेजर करते हुए फॉर्मूले से वैल्यू निकाल कर बताएंगे। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर यस करना है, ध्यान रखें। ये हल्की सी हिंट दे रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि आप बच्चा नो करे, इस साइड नो करते नंबर काट लेंगे, क्योंकि आपने सर्किट अधूरा क्यों छोड़ दिया। पहला प्रैक्टिकल आपको करने के लिए बोल रहे हैं। अब आइए मैं आपको डिटेल बताता हूं। तो सबसे पहले सिंक्रोनस मोटर के वी कर्व वाले पर हम चलते हैं, और सिंक्रोनस मोटर का फील्ड एक्साइटेशन 3 तरीके से होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये रहा पहला सवाल आपके सामने। कनेक्ट स्टार्ट एंड प्लॉट वी कर्व फॉर सिंक्रोनस मोटर अंडर डिफरेंट एक्साइटेशन एंड लोड कंडीशंस। अलग अलग लोड की अवस्थाएं और अलग अलग फील्ड की एक्साइटेशन पर एक सिंक्रोनस मोटर को चलाइए और उसमें वी कर्व बनाइए। तो ये हो जाएगा आपका टाइटल या एम। ठीक है, उसके बाद में ये देखो बीच में जो दिख रहा है ना ऑब्जेक्टिव, ये आपको नहीं लिखना है। ये ऑब्जेक्टिव होता है क्लास में आपके बताने के लिए कि ये प्रैक्टिकल करने के बाद आपको किन किन चीजों में आपको महारत हासिल हो जाएगी, या यूं समझ लीजिए कि आप जानकार हो जाएंगे। हमारा टॉपिक यहां से शुरू होगा। सेकंड, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट नाम का आपको एक टाइटल डालना है। ठीक है, तो अब मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, जिसकी आपको सावधानी से सारी चीजें नोट करनी है। ये वाला एक टाइटल आपका डलना चाहिए अलग से, और इस टाइटल में आपको यही सारी चीजें लिखनी है। ठीक है ना? ये हटेगा नहीं क्या? ये शायद नहीं हटेगा। अब गया। सबसे पहला, ट्रेनीज टूल किट। तो इसमें ट्रेनी शब्द नहीं लिखना है, क्योंकि ट्रेनी तो आप हो। आपको पूरा लिखना है एक ही की टूल किट। इस टूल किट में सारे आ गए, जैसे प्लास, पेचकस और वो जरूरत होती है वो। एम आई टाइप एम्पियर मीटर चाहिए आपको, 0 से 10 एम्पियर रेंज का 1 मीटर चाहिए, यानी 1 NOS चाहिए। एम सी टाइप एम्पियर मीटर चाहिए, 0 से 1 एम्पियर रेंज का 1 चाहिए। इसी तरह से मूविंग आयरन प्रकार का वोल्ट मीटर चाहिए, 0 से 500 वोल्ट रेंज का 1। फ्रीक्वेंसी मीटर चाहिए 45 से 55 हर्ट्ज का 1। बीच में ये 50 मत लिखो तो चलेगा, कोई बात नहीं। और टेकोमीटर चाहिए 0 से लेकर 10,000 RPM तक का, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर की RPM 3,000 तक जा सकती है अगर 2 पोल की मोटर हो आपके पास तो। और टेकोमीटर क्या करता है? स्पीड नापने के ही काम आता है, स्पीड का मेजरमेंट लेने के ही काम आता है। ठीक है, और भी लिखना है, इधर से पूरा नहीं हुआ है, ये देखो ये रहा। ठीक है ना? तो इसमें क्या क्या आएगा? डीसी सोर्स या रेक्टिफायर चाहिए सूटेबल फॉर अबोव मोटर, यानी इस मोटर के लिए हमें डीसी सोर्स की जरूरत पड़ेगी। क्यों? रोटर की फील्ड वाइंडिंग को डीसी देकर एक्साइटेशन करना है, और एक्साइटेशन को हमें वेरी भी करना है। टीपीआईसी स्विच चाहिए, ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच, जो पावर को ऑन ऑफ करने के काम आए, 32 एम्पियर 500 वोल्ट का। डीपीआईसी स्विच भी चाहिए 16 एम्पियर 250 वोल्ट का, जो कि फील्ड एक्साइटेशन वाले में लगाएंगे, आगे डायग्राम में दिखा दूंगा। फील्ड रियोस्टेट सूटेबल फॉर अबोव मोटर, फील्ड में एक रियोस्टेट चाहिए जो फील्ड फ्लक्स को वेरी कर सके। उसके बाद में तीसरा आपको टाइटल डालना है मटेरियल का। मटेरियल में सबसे पहले आएगा कनेक्टिंग लीड, यानी वायर एंड केबल लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, कनेक्टिंग लीड लिखना है, इसमें आपका वायर एंड केबल लिखो तो भी चलेगा। और उसके बाद में क्या है, इधर देखो, इक्विपमेंट एंड मशीन। ये क्या क्या चाहिए? तो इसमें आपको चाहिए सिंक्रोनस मोटर 3 kVA 500 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज विद सुटेबल स्टार्टर, यानी डीओ स्टार्टर से स्टार्ट कर लेते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये था, मैं आपको आराम से जूम इन करके दे देता हूँ। ये सारी चीजें एक बार आप फिर से नजर लगा लीजिए इस पर, जिसको आपको ध्यान रखना है भाई।
ये चीजें आपको लिखनी है, ठीक है ना। तो ये आपको इसका ध्यान रखना है। अब आ जाओ, अगर इसके हमें डायग्राम की जरूरत पड़ जाए, वो तो पड़ क्या जाए, वो तो बनाना ही है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ही वही है, नंबर ही उसी का देगा। तो सबसे पहले देखो भाई, आपको ये डायग्राम नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो वो प्रैक्टिकल वाला वीडियो अगर आप देख चुके हैं ना, तो शायद इन चीजों पर आपको मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो चीज है जो आपके प्रैक्टिकल के क्वेश्चन में 50% नंबर डिसाइड कर देता है। मतलब डायग्राम ही आपकी मूल जड़ है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो यहाँ से, ये जो आपके पास 3 फेज सिस्टम है ना, ये इतना है आपके सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर सप्लाई का और यार स्टेटर साइड का, और ये है रोटर एंड का। इस साइड का आप देख रहे हैं ना, क्रॉप वाला क्यों आ रहा है नीचे, थोड़ा कम कर देता हूं ताकि अब गया। देखो, तो इस साइड वाला ये जो डायग्राम है ना, ये बड़ा सिंपल है। वैसे डीयूएल स्टार्टर का मैंने कई बार डायग्राम आपको बनाकर दिया है। 3 फेज सप्लाई L1 L2 L3 और न्यूट्रल, यानी 3 फेज और न्यूट्रल हो गए। आप यहाँ अगर RYBN लिखो तो भी चलेगा, RYB और N लिखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रीक्वेंसी मीटर जोड़ दिया, ये वोल्ट मीटर जोड़ दिया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीटर भी पैरेलल में लगता है, वोल्ट मीटर भी पैरेलल में लगता है। 2 फेजों के बीच में आपने जोड़कर दिखा दिया। ये आपका TPIC स्विच आ गया विद फ्यूज, इसको SFU भी लिखा जाता है, स्विच फ्यूज यूनिट, यानी स्विच भी है और साथ में फ्यूज भी लगे हुए हैं। जैसे ही स्विच ऑन करोगे, सप्लाई आकर के यहाँ रुकेगी। ये है आपके मेन कॉन्टेक्टर मोटर के, मेन कॉन्टेक्टर है। और ये वाले जो 16 17 और 1 2 है, ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है। ये जो A1 A2 आप देख रहे हैं, ये है कॉन्टेक्टर की क्वाइल। इसका डायग्राम मैंने बहुत बार पहले समझाया हुआ है, प्लीज टाइम निकाल कर देखना, अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे को इतना लॉजिक या कंसेप्ट क्लियर है ना, उसको बहुत सारी चीजें क्लियर है, मोटर कैसे काम करती है, कैसे चलती है, ये चीजें उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये वाला आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये जो ऐसे आप देख रहे हैं ना, एक आकृति स्क्वायर की जैसी, ये थर्मल ओवरलोड रिले होती है। डायग्राम के अंदर इन्होंने ये चीजें मेंशन नहीं की, आपको मेंशन करनी है, नंबर तभी मिलेंगे। डायग्राम में कौन सी क्या चीज है वो आपको लिखना बहुत जरूरी है। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इसको आपको लिखना है मेन मूविंग कॉन्टेक्ट NO, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट मूव करते हैं और नॉर्मली ओपन होते हैं। उसके बाद में 1 2 और 16 17 ऑक्सिलरी NO कॉन्टेक्ट, सहायक NO है, जो एक इंडिकेशन का काम करेगा, एक होल्डिंग रखने का काम करता है। ये वाला जो है ना, ये तो एक लैंप को सप्लाई लेकर जाएगा, जिससे लैंप जलेगा और लिखेगा कि ऑन, मोटर ऑन हो गई। और 1 2 वाला जो है, ये मोटर को जो हम स्टार्ट कमांड छोड़ देंगे, उसके बाद स्टार्ट कहाँ से रहता होगा, तो वो यहीं से रहता है, ठीक है ना। और A1 A2 कॉन्टेक्टर क्वाइल या होल्डिंग क्वाइल, ये लिख सकते हो आप। कॉन्टेक्टर क्वाइल लिखना ज्यादा अच्छा शब्द लगेगा। और इस पे ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप अपनी तरफ से XYZ कुछ भी लिख करके लिख देना, थर्मल ओवरलोड रिले, ठीक है। ये आपकी मोटर हो गई। मोटर वाइंडिंग के टर्मिनल UVW होते हैं। ये स्टेटर साइड का है। अब इधर से देखो, ये आ गया फील्ड एक्साइटेशन F1 F2, ये रोटर फील्ड है सिंक्रोनस मोटर का। इसको एक्साइट करने के लिए DC देना था। सबसे पहले यहाँ से 2 फेज की AC ले ली हमने। 2 फेज की AC से हमने एक कन्वर्टर लगाया बीच में, जो AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है। देखो इजीली डायग्राम समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में एक DPIC स्विच लगाया, डबल पोल आयरन क्लड स्विच, जो सप्लाई को ऑन ऑफ करेगा। फिर एक मूविंग क्वाइल प्रकार का PMMC प्रकार का एम्पीयर मीटर लगाया। फिर एक रियोस्टेट लगाया, जो इस फील्ड की एक्साइटेशन को कंट्रोल करेगा। और फील्ड एक्साइटेशन को कम ज्यादा करके ही हम क्या करेंगे, मोटर के रीडिंग्स और डाटा प्राप्त करेंगे। अब आ जाओ, इसकी प्रोसीजर लिखवा देता हूँ, विधि क्या है। अपनी तरफ से 5 शॉर्ट लाइनें जैसे भी लिखो, लिख सकते हो। सबसे पहला, मेक द कनेक्शन एज पर सर्किट डायग्राम। हिंदी में लिखो तो लिख देना, सर्किट डायग्राम के अनुसार सभी संयोजन प्रॉपर किए, सभी कनेक्शन पूरी तरह से किए। किए लिखना है, करवाए या करने हैं ये मत लिख देना गलती से। वो आपको कह रहा है कि आपने क्या किया वो बताना है। सेकंड, शो द कनेक्शन टू योर इंस्ट्रक्टर एंड गेट हिज अप्रूवल। वो कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन को छोड़ देना। ये कह रहे हैं कि इंस्ट्रक्टर महोदय को दिखाओ सर्किट सही है कि नहीं है, वो कहेंगे सही है तो ही आगे बढ़ना। क्लोज TPIC, तो यहाँ से आ जाना आप, है ना। TPIC और DPIC दोनों स्विच ऑन किए, आपको लिखना है ये। एडजस्ट द फील्ड करंट टू इट्स रेटेड वैल्यू एज पर नेम प्लेट डिटेल, ठीक है। अब आपको लिखना है यहाँ पर, नेम प्लेट में दिए गए डाटा के अनुसार फील्ड करंट को समायोजित किया, हिंदी लिख देना चलेगा। होल्ड पुश बटन एस टू डिप्रेस स्टार्ट, अब आप लिख दो मोटर को स्टार्ट कमांड दी और चलाया, ठीक है। उसके बाद में ये थोड़ा नीचे लिख रखा है मेक श्योर, वो आपका होना चाहिए उसके बाद में,
ठीक है। उसके बाद में वही कि जब मोटर आपका 90% स्पीड प्राप्त कर लेता है तो हमने वाइंडिंग का डीसी सप्लाई भी ऑन कर दिया और सारे डाटा नोट कर लिए। ये है आपका एक प्रैक्टिकल। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है। इस पे कुछ और ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं थी। अब आ जाओ आपका वी कर्व और वो कैसे बनाते हैं। तो इसने शायद दिया नहीं है, वी कर्व का डायग्राम बना देना, बाकी कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप वी कर्व का डायग्राम बना देना। ठीक है, मैं बता देता हूँ वी कर्व कैसे बनाओगे। वी कर्व जो होता है ना, वो फील्ड करंट और आपका उसके आर्मेचर करंट के बीच में होता है। ठीक है। और वी कर्व ऐसे थोड़ा नेट पे सर्च और कर लेना, आपको दिखा देगा वो। ऐसे वी कर्व में ना 3 कर्व आएंगे, एक लोड का, एक हाफ लोड का, एक नो लोड का। ठीक है ना, तो ये तीनों का आता है। और यहां पर इधर लिख देना अंडर एक्साइटेशन, यानी एक्साइटेशन कम था। यहां पर लिख देना लेवल एक्साइटेशन और यहां पर लिख देना ओवर एक्साइटेशन। ध्यान से सुनना, 2 डायग्राम बनाने हैं। 99% नंबर डायग्राम देख कर ही दे देगा। एक तो ये वी कर्व बना देना और थोड़ा इंटरनेट पे और सर्च कर लेना, अच्छे से आपको मिल जाएगा। अभी थोड़ा समय का अभाव है इसलिए मैं जल्दी में करा रहा हूँ। और एक ये वाला डायग्राम, बस ये 2 चीजें रट लो। अगर ये प्रैक्टिकल सेम टू सेम आ जाए तो यही कर देना, बहुत है। ठीक है। अब आ जाओ अगले प्रैक्टिकल पर, जो हमारा उसका था, रेक्टिफायर वाले का था। तो ये क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्शन हाफ वेव। अब हाफ वेव फुल वेव ये काट दो, आपको सीधा करना है कंस्ट्रक्शन ब्रिज रेक्टिफायर यूजिंग सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है। तो यहाँ पर हमें जरूरत क्या पड़ेगी, हमें पड़ेगी टूल किट की जरूरत, वोल्टमीटर की जरूरत, एम्पीयरमीटर की जरूरत है ना, और बोर्ड और डायोड IN 4007। ये देखो मैं कह रहा था ना, ग्रेडिंग के साथ लिखा करो। रजिस्टर चाहिएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं है, ब्रिज रेक्टिफायर बना रहे हो ये मत लिखना। और मल्टी स्ट्रैंड वायर चाहिए हमें, और मेन कोर्ड चाहिए, और 3 पिन का एक हमें प्लग टॉप चाहिए। बस इस साइड तो इतना ही है। ठीक है ना। उसके बाद में आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है, तो ये ब्रिज रेक्टिफायर का डायग्राम है। और ये तो भाई आपने थ्योरी पढ़ते समय प्रैक्टिकल किया ही होगा, डायग्राम बनाए होंगे अगेन एंड अगेन। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये 3 चीजें दिखानी है गुरुजी। कौन कौन सी? डायग्राम बनाना है, इन्होंने ट्रांसफार्मर दिखाया है, चलो आप भी दिखाओ तो दिखा देना। तो ब्रिज रेक्टिफायर को सीधे 240 वोल्ट AC भी दे सकते थे हम। ये 4 डायोड जोड़ रहे हो। डायोड जोड़ते समय एक खास बात याद रखना, हो सके तो ऐसे ही बनाना। बाकी बच्चों को मैंने गलतियां करते हुए क्या देखा है, आमने सामने के डायोडों को ही उल्टा करके रखते हैं। ये ध्यान रखो, आमने सामने के दोनों डायोड की डायरेक्शन तो कम से कम एक ही होनी चाहिए। यानी इन दोनों डायोडों का मुंह इधर है या इधर कर दो, कोई बात नहीं, हाफ सेक्शन बाद काम कर जाएगा। लेकिन क्यों गलतियां कर रहे हो, ऐसे ही बनाओ ना, दोनों डायग्राम ऊपर की तरफ, इन दोनों डायोड का मुंह नीचे की तरफ। ये बड़ी सावधानी है। और ये दोनों वेव फॉर्म बनानी है। ये इनपुट साइन वेव है और ये आउटपुट इसकी पल्सेटिंग DC है। दोनों चक्कर रेक्टिफाई होते हैं। ये मैं उम्मीद मानकर चल रहा हूँ कि आपने थ्योरी जो है पढ़ी होगी भाई। पूरे साल भर आप कॉलेज गए हैं, तो इतनी बेसिक चीजें तो देखो आपको सीखनी पड़ेगी मेरे दोस्त, नहीं तो आगे बहुत समस्याएं होगी। आगे कहाँ गुरुजी, अब सेकेंड ईयर पास करके कंपटीशन एग्जाम की तरफ ही तो जाना है, तब बड़ी समस्याएं आएगी। प्रोसीजिंग में क्या लिखना है, वही हमने सबसे पहले चारों डायोड चेक किए, डायोड सही पाए गए, और उसके बाद में चारों डायोड को सर्किट डायग्राम के अनुसार उचित रूप से जोड़ा, कनेक्शन किए, ये वो सारी बातें लिखनी है। और उसके बाद में कैलकुलेशन लिखनी है। आउटपुट वोल्टेज 0.90 इंटू VRMS होता है, रिपल फ्रिक्वेंसी दोगुनी मिलती है, दोनों चक्कर रेक्टिफाई हो गए, फुल वेव रेक्टिफिकेशन प्राप्त हो गया। ऐसे करके अगले को सेटिस्फाई कर देना है। बताओ बात समझ में आई क्या? ये थे आपके 2 प्रैक्टिकल। अब मैं आपको ले चलता हूँ तीसरे की तरफ। ये तीसरा आपके नोटबुक वगैरह में तो है नहीं भाई, तो बड़ी मेहनत से आपके लिए लाया हूँ। और इसके बदले में आपसे एक लाइक मांग रहा हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, प्लीज क्लास को दोस्तों तक शेयर करो। इतना काम आप हमारे लिए कीजिए, हम इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट आप कर दीजिए। क्योंकि हम साल भर ना कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाते हैं बच्चों को, तो जनरली ये वीडियो कंपटीशन वालों के आगे जाता है, उनको दिखाता है यूट्यूब, और उन बच्चों को देखना नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है। इसलिए सेकेंड ईयर वालों को आप पहुंचाइए। देखो, नो लोड, सॉरी, जो पहला प्रैक्टिकल था क्वेश्चन पेपर में, नो लोड एंड लोड टेस्ट ऑन ए DC शंट जनरेटर। ठीक है। एम, उद्देश्य क्या है, टू प्लॉट द ओपन सर्किट OCC एंड DC शंट जनरेटर टू डिटरमाइन इट्स क्रिटिकल रेजिस्टेंस, फाइंड द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, टू प्लॉट एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ DC जनरेटर बाय लोडिंग ऑफ द जनरेटर। तो हमें ये बीच वाला लिखने की जरूरत नहीं है, रेजिडुअल मैग्नेट की जरूरत नहीं है। हम OCC और मतलब ओपन सर्किट विशेषता
और बाहरी विशेषता को लोड विशेषता भी बोलते हैं, वो करते हैं। अब इसने यहाँ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिखा है, उसके बाद में प्रोसीजर लिख दिया कि हमें करना क्या है, ठीक है ना। अब आ जाइए डायग्राम पर, ये बनाना है आपको जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास एक 3 फेज सप्लाई है, मतलब एमजी सेट लगा रखा है इसने, एमजी सेट दिखाया है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर को चला रहे हैं, वो एक जनरेटर को चलाता है, ठीक है ना, मतलब यांत्रिक ऊर्जा देने के लिए, ठीक है ना। तो ये 3 फेज का सप्लाई सिस्टम हो गया, और इस 3 फेज सप्लाई सिस्टम से हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को चला रहे हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर और जनरेटर जो है वो जुड़े हुए हैं। यांत्रिक रूप से कपलिंग का ये निशान होता है, हैश वाला जो निशान है ना, ये मैकेनिकल कपलिंग का होता है। आपको बीच में हैश बनाना है पूरा, दोनों को टच करके ना दिखाओ, बीच में हैश लगा दो तो भी चलता है, उसका मतलब होता है ये डीसी जनरेटर हो गया, ये जनरेटर की फील्ड हो गई, और उसके बाद में हम जो है यहाँ पर आउटपुट में प्लस और माइनस डीसी सप्लाई मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है, और ये डायग्राम है ऑन लोड का, उसमें लोड नहीं था ना, खाली पड़ा था, तो ये आपका लोड का है, ठीक है। ये रहा 220 वोल्ट, यहाँ पर इसमें लोड जोड़ दिया, आगे 110 वोल्ट का भी लोड कनेक्ट किया है। मतलब दोनों डायग्राम में थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी नजर आ जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये वोल्टेज मिला, और इसके बाद में यहाँ सर्किट खाली है। आप एक काम करना, इतनी दूर का ही डायग्राम बनाना सेम टू सेम, और उसके बाद में यहाँ पर लोड कनेक्ट करके दिखा देना। दोनों डायग्राम को सिमिलरिटी ले लो थोड़ी बहुत, चाहो तो यहीं पे लोड जोड़ दो 220 वोल्ट डीसी का, इसने 110 वोल्ट एसी का और जोड़, वो डीसी का और लोड जोड़ रखा है, जरूरत नहीं है। दो लोड दिखाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही लोड दिखा देना, कोई बात नहीं। उसके बाद में ये आपका प्रोसीजर आ गया, प्रोसेसिंग में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल लिखना है कि लोड के साथ कनेक्ट किया और वोल्टेज मेजर की, है ना। थोड़ा बहुत एक्साइटेशन का लिखो तो लिख देना कि फील्ड एक्साइटेशन को वेरी करके आउटपुट वोल्टेज का वेरिएशन भी देखा, और वो ओपन सर्किट विशेषता, और वो तीनों का डायग्राम जरूर बना देना। वो तीन तो बड़े बनाने ही है भाई। इनके अलावा वीआई अभिलक्षण जरूर बना देना। तो डीसी शंट जनरेटर का चुंबकीय विशेषता वक्र बना देना एक, जो जीरो के ऊपर से उठाना, और ये बनाना है। ये मैंने बार बार बनवाया हुआ है, दिया हुआ है, आपको पता लग जाएगा। यहाँ जीरो है, यहाँ फील्ड एक्साइटेशन है, यहाँ इंड्यूस ईएमएफ है, और ये मान लीजिएगा ए बी सी और डी, है ना, फील्ड सेचुरेशन, और वो मोड आ जाता है। और उसके बाद में आपको बनाना है मैग्नेटाइजेशन का, कि यहाँ तक ईएमएफ रहना चाहिए था, लेकिन घट करके इतना आ जाता है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप और आर्मेचर रिएक्शन के कारण। और इसी ग्राफ को थोड़ा आगे और ले जा करके दिखाना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसको ग्रुपिंग मेथड कहा गया है, ये जरूर बना देना। 3 डायग्राम बनाने हैं छोटे छोटे, इनसे वो एग्जामिनर प्रभावित होकर के आपको पूरे नंबर दे देगा। बस माय डियर, इतनी थी डिटेल। एक वीडियो और बनेगा जिसमें आपको एक और प्रैक्टिकल का पेपर है, वो भी हल कराएंगे, पिछले साल का ही है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ इसे फॉरवर्ड कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।